सारे डाउट क्लियर हो गए? तो शुरू करते हैं हम लोग। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्या? अंग्रेज की डच। क्या पढ़ने वाले थे? अच्छा, डच ना, ठीक है। चलो तो डच पढ़ते हैं हम लोग। पुर्तगाली हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, आज पहले डच पढ़ेंगे और कोशिश रहेगी कि आज अंग्रेज भी पढ़ ही लें, क्योंकि डचों के बारे में कम जानना है हमको। ठीक है बात? अच्छा, डेनिस भी कर लेंगे, चलो कोशिश करते हैं, है ना। डच, अंग्रेज, डेनिस, इन सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फिर से हमारे पास प्रश्न रहेगा कि आखिर डच आए क्यों थे। कोई भी यूरोपीय कंपनी, तो सभी यूरोपीय कंपनी का आने का एक जो बेसिक कारण है वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन फिर अगर हम देखें तो आखिर डच क्यों आए थे, कहां से, किस प्रकार से आए थे, इस बात को समझते हैं। तो इसको जानने के लिए फिर से हम लोग एक बार मैप देखेंगे। देखो, ये जो है हमारा भारतीय क्षेत्र, और उसके बाद फिर इस तरीके से ये नीचे उतरेगा। इधर में जो है मसाला द्वीप जो है उधर में अलग है। ये इस तरीके से हम देखते हैं। यहां पर क्या है हमारा? अफ्रीका। ठीक है, यहां कहीं पर आगे बढ़ते हुए इस बार मैं नाम लिखते चलूंगा। पुर्तगाल यहां पर है, बगल में ही कौन है? स्पेन। और ऊपर बढ़ने पर यहीं पर है क्या हमारा? इंग्लैंड वाला इलाका। यहां पर फ्रांस हो गया, और यहीं पर है एक जगह, नाम है इसका नीदरलैंड। क्या नाम है जी? नीदरलैंड का एक छोटा सा हिस्सा है हॉलैंड। क्या है हिस्सा? हॉलैंड। नीदरलैंड का छोटा सा हिस्सा हॉलैंड है, लेकिन वो इतना प्रभावशाली क्षेत्र रहा, व्यापारिक गतिविधि इत्यादि, कि नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। और नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासियों को ही कहा जाता है डच। यहीं के निवासी क्या बोला जाता है? डच। अब ये सारा चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझो भाई। पुर्तगाली कर रहे हैं हमारे यहां इंडिया में व्यापार। पुर्तगाली हमारे यहां पर ये अफ्रीका को पार करते हुए इस तरीके से कब पहुंच चुके थे? 1498। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा था यहां की ब्लू वाटर पॉलिसी, बाद में फिर कार्ज आर्मेडा काफिला, है ना। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। और हमने देखा था कि इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई थी और यहां पर व्यापार कर रहे थे। यहां पर व्यापार ये कर रहे हैं, देख रहे थे ऐसा। पुर्तगाली जो है इस पूरे रास्ते में एकाधिकार किसका है? पुर्तगालियों का। अच्छा, पुर्तगाली जो है यहां से बढ़िया जो है बढ़िया यहां से मसाला वसाला लेकर के जा रहे हैं, यहां पर अपने देश में इसको फैलाए। उसके बाद इसको फैलाने का काम किसका था? यहां से इसको फैलाने का काम था, ये पूरे क्षेत्र में बढ़िया फैला रहे थे कौन? ये डच। कौन फैलाते थे? डच। डच जो है पूरा का पूरा, डच जो है ये नीदरलैंड निवासी जो है वो पुर्तगाल से लेकर के लगभग पूरे यूरोप में फैलाने का काम कर रहे थे। अब धीरे धीरे डच लोगों को ये बात समझ में आने लगी। क्या? जैसे पहले अरब व्यापारी जो है लेकर के जाते थे, अरब व्यापारी लेकर के जाते थे, और उसके बाद जब पहली बार हमारे पास में वास्को डी गामा आया तो बताओ कितना फायदा हो उसको? 60 गुना ज्यादा लाभ हुआ था, हाँ कि ना? 60 गुना लाभ। धीरे 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 ये जो हॉलैंड निवासी हैं इनको समझ में आने लगा क्या? लाभ प्रतिशत के बारे में, कि भैया लाभ कितना मिल रहा है, किसको कितना मिल रहा है। हम यहां पूरा फैला रहे हैं, हमें कितना लाभ मिल रहा है, पुर्तगालियों को, इन व्यापारियों को कितना लाभ मिल रहा है। पहली बात तो इस पर आ गई। समझ में आ रही बात? हाँ कि ना? तो अब नजर टिक गई कि भाई आखिर मूल क्षेत्र क्या है। मूल क्षेत्र क्या है? पुर्तगाली तो यहां से ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं? ये इंडिया, ना केवल इंडिया बल्कि फिर यहां से हम देखेंगे ये पूरा क्षेत्र जो है, इधर में मसाला द्वीप है ना, इंडोनेशिया, और उधर सुमात्रा, फिर वो जावा वगैरह करते मसाला द्वीप कहलाता है। पूरे मसाला द्वीप से लेकर के तो आ रहे हैं। तब पहली बार अब विचारधारा उत्पन्न हो रही, क्यों ना हम भी चलें कहां? मसाला द्वीप, ईस्ट इंडीज। ये पूरा क्षेत्र एक साथ कहने के लिए हम बोल देते हैं क्या? ईस्ट इंडीज कह देते हैं इसको। क्या बोला जाता है जी? ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज मतलब कि इंडिया मत सोचना, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज। ये इंडीज शब्द का मतलब ही होता है क्या? कि जा करके वहां पर क्या है, भोले भाले सीधे साधे मूर्ख टाइप के लोग हैं, बढ़िया जो है जा करके व्यापार करना है, बढ़िया। ईस्ट इंडीज कौन कौन सा मैं यहां पर नाम ले रहा हूं बार बार? सुमात्रा, जावा, इन सबको एक साथ हम लोग क्या बोल दे रहे हैं भाई? मसाला द्वीप। क्या बोल रहे हैं इनको? मसाला द्वीप। तो कुल मिलाकर बात अभी इंडिया की बस नहीं चल रही है, बात चल रही पूरे ईस्ट इंडीज की, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया की। एकदम ज्यादा हम ही हम हैं ऐसा वाला नहीं सोचना भाई, पूरे ईस्ट इंडिया की बात, सॉरी क्या, ईस्ट इंडीज की दक्षिण पूर्वी एशिया की बात चल रही है। दक्षिण पूर्वी एशिया में जाने के लिए आ रहे हैं कौन लोग? ये हॉलैंड या नीदरलैंड निवासी।
पहला विचारधारा क्यों आया तो समझ में आ गया ना, आगे ना। दूसरा, धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि पुर्तगालियों के भ्रष्टाचार के कारण ही बहुत सारे अंदर की बात जो है अब समझ में आने लगी किनको, हॉलैंड या नीदरलैंड निवासियों को। और वो जो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी जो डच हैं, वो धीरे धीरे क्या होते गए भाई, इनकी नौसेना और उनकी जहाज रानी वो ज्यादा मजबूत होने लगी। नौसेना और जहाज रानी भी इनकी मजबूत होने लगी। अर्थात अब भाई व्यापार करने इतना दूर आएंगे तो भाई इनके पास में बढ़िया जहाज वगैरह तो हो, नया टेक्नोलॉजी हो, तकनीकी रूप से ये सक्षम होने लगे। तकनीकी रूप से क्या होने लगे भाई, ये सक्षम होने लगे। तब जाकर के तो पुर्तगालियों को टक्कर देंगे भाई। पुर्तगालियों से व्यापार छीन करके खुद लेना है, मतलब ये लोग पहले से जान रहे हैं कि भैया अब लड़ाई होना तो तय है, तो पहले प्रिपेयर होना चाहिए ना, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि ये लोग नीदरलैंड वाले बोलेंगे अच्छा हम लोग अब आपसे नहीं खरीदेंगे, हम एक काम करते हैं, हम लोग ना यहां से जाएंगे और यहां जाने दे देंगे क्या आसानी से वो लोग। तो जिस दिन उनके मन में एक ख्याल आया है कि हम डायरेक्ट व्यापार करेंगे ईस्ट इंडीज से, उसी दिन से समझो वो समझ चुके हैं कि हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा किनसे, पुर्तगालियों से। दूसरी तरफ पुर्तगाली इस बात से बेखबर हैं, वो पिछले कई सालों से, और कई साल को मैं डिफाइन करने के लिए आपको बता देता हूं, एक हिंट कर देता हूं कि ये 1498 में आया ना पहली बार। ये जो डच है ना वो पहली बार इस क्षेत्र में आया 1596। कब आया? तो कुल मिलाकर के 100 साल का डिफरेंस है, छोटा मोटा डिफरेंस नहीं। कितना? 100 साल, बहुत होता है 100 साल। 100 साल के डिफरेंस में पुर्तगालियों को समझ में आ गया है कि उन्हीं का यहां पर बढ़िया व्यापारिक अधिकार है, हम तो कर रहे हैं, हम बढ़िया कर रहे हैं, हम बढ़िया कर रहे हैं, इसी पे हैं। लेकिन अब अंदर ही अंदर डच हो गए हैं क्या? तैयार। और पिछले कई सालों से ये डच जो है तैयारी अपना जारी रखे हैं, तकनीकी रूप से सक्षम हो गए, नौसेना शक्ति उन्होंने बढ़ा लिया, जहाज रानी इत्यादि उन्होंने बना लिया। तब जा करके जो है पहला यात्री जो है यहां से निकलता है। ना अभी कंपनी की स्थापना हुई है, ना कोई सरकारी राजदूत टाइप से जा रहे हैं। एक अकेला इंसान जो है हॉलैंड से निकल करके 1596 में जो है पहुंचता है कहां? इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, ईस्ट इंडीज के इलाके में। उस पहले व्यक्ति का नाम लिखिएगा 1596। 1596 में कार्नेलियस डेहस्तमान, कार्नेलियस डेहस्तमान ये जो है पहुंचता है कहां पर? ईस्ट इंडीज क्षेत्र में। कार्नेलियस डेहस्तमान, पहला अभियान लिखेंगे, हमेशा याद रखना। पहला अभियान जो है पूछा जाता है तो डचों का पहला अभियान पहली बार वो कब आए थे भाई? 1596, याद रखना। 100 साल लगभग होगा, 98 तो मान लो, है ना। 1498 में आया था और 98 ईयर्स बाद में ये पहुंचा। ठीक है बात? कार्नेलियस डेहस्तमान, ठीक है। उसके बाद फिर ये गया वापस। कब आया? इसीलिए डचों का आगमन अंग्रेजों से पहले हुआ। हमने क्या देखा था? डचों का आगमन अंग्रेजों से पहले हुआ था, देखे थे ना। ये पहुंचा कब है? 1596। अभी अंग्रेज आए हैं क्या? नहीं। ये आया, इस क्षेत्र का पूरा ब्यौरा लिया, पुर्तगाली कैसा व्यापार कर रहे हैं उस बात को देखा, पुर्तगाली व्यापार करते हुए क्या कुछ गलती कर रहे हैं उस बात को समझा, और ऐसे जो है विभिन्न प्रकार के चीजों को जानकारी इकट्ठा करके ये पहुंचा कहां? अपना नीदरलैंड। और वहां जाकर के फिर अपने देश के शासक को जाकर के पूरा डिटेल में बताएगा कि भाई इस प्रकार की शक्तियां पुर्तगालियों के पास है, इस प्रकार की स्थिति, राजनीतिक स्थिति यहां पर ईस्ट इंडीज एरिया में है। और तब फिर इनकी कंपनी फाउंड होगी। लिखेंगे कंपनी का नाम वेरेनिक दे ओस्ट इंडीसे। इसीलिए मैं पहले बोल दिया। चलो लिख रहा हूं, यहां ध्यान से देख के लिखो। तुमको क्या हो गया भाई? हाँ, वेरेनिक दे ओस्ट इंडीसे। अब देखो भाई वहां के लैंग्वेज में है तो थोड़ा तो ऐसा रहेगा ना। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडीज कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ऐसा करके ध्यान रखना, ठीक है बात?
वेरेनिक ओस्ट इंडिसे। ये कंपनी बनती है कब? 1605 में। कब बन रही कंपनी? 1605 में कंपनी बनाई गई। अब यहीं पर आता है डिफरेंस, अंग्रेजों की कंपनी 1600 में बन गई। इनफैक्ट 31 दिसंबर 1599, एकदम आखिरी दिन, 16वीं सदी के आखिरी दिन में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे, पहले तो थोड़ा लंबा चौड़ा नाम था। क्या नाम था भाई? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस नाम से जो है कंपनी स्थापित हुई थी। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। क्या नाम था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस नाम से कंपनी स्थापित हुई थी। 31 दिसंबर 1599 उस दिन हो गया साइन कि हाँ भैया आपको जाना है। और उसके बाद में कंपनी बनी किसकी? डचों की। याद करो डे 1 की क्लास से ही मैं इसको बताते जा रहा हूं क्या, कि अगर यूरोपियों के आगमन के बारे में पूछे तो पहले आप बताओगे क्या? पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश। लेकिन कंपनी की स्थापना में क्या आएगा? पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज। क्यों डिफरेंस आया? समझ में आ गया? 5 साल का डिफरेंस। कब बना ये? 1605। तो ये 1605 को याद नहीं रखना, लेकिन दिमाग में बैठा करके रखो भाई कि 1605 अर्थात अंग्रेजों के बाद बना है। क्या हुआ? ये अंग्रेजों के बाद बना है। ठीक है बात। अब ये जो कंपनी बनी, तो ये कंपनी जो है वेरेनिक दे ओस्ट इंडिसे, ये जो है कंपनी अब आएगी कहां पर भाई? ये पहुंचेगी हमारे यहां पर भारत। और भारत क्षेत्र में ना आकर के, वास्तव में अभी देखना एक चीज को समझना, जैसे ये नीदरलैंड के लोग निकले, ये जो है यहां से निकल करके इस तरीके से यहां से फॉलो करते हुए ये सीधा चले गए कहां? सुमात्रा जावा के क्षेत्र में, मसाला द्वीप। किधर निकल गए? मसाला द्वीप। कहां निकल गए? मसाला द्वीप। और मसाला द्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के ये जो है स्थापित होने की कोशिश करने लगे। स्थापित उधर में पहले ये होने की कोशिश करने लगे, उस क्षेत्र में जो है जा करके रहने लगे, बसने लगे। भारत में डायरेक्ट अभी ये क्या है, बहुत ज्यादा यहां पर अपना फोर्टिफिकेशन, यहां पर निवास, ये सब नहीं कर रहे हैं। पहले इन्होंने कब्जा कहां चालू किया भाई? इस क्षेत्र में, सुमात्रा जावा के क्षेत्र में पहले कब्जा करना चालू कर रहे हैं। ठीक है बात। वहां पर जब ये अपना पैर जमा लिए, कुछ कुछ क्षेत्रों से पुर्तगालियों को उखाड़ फेंके। भाई जाहिर सी बात है, जब ये इधर में आए हैं तो अब संघर्ष किसका आरंभ होगा? पुर्तगाली और डचों का। क्या एक ऑब्वियस सी चीज जो घटनाएं आरंभ हो गई वो क्या है भाई? पुर्तगाली वर्सेस डच संघर्ष जो है आरंभ हो गया। कई प्रकार के युद्ध हुए हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, केवल मैं आपको उसको बताऊंगा। हम लोग उन युद्धों में नहीं खो जाएंगे। इतना तो तय है भाई, इतिहास में एक परिवर्तन का काल चल रहा है। पुर्तगालियों के 100 साल का जो उनका यहां पर व्यापारिक एक अधिकार रहा है, उसको उखाड़ने के लिए आए कौन? डच। और डच जो है पूरी तकनीकी शक्ति के साथ आए हैं, नौसेना शक्ति के साथ आए हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों में होगा घमासान युद्ध। एक जो यहां पर पहले से बसे हुए हैं ईस्ट इंडीज में, और एक जो नए तकनीक के साथ आए हैं, तो दोनों में तो संघर्ष होना तय है। तो यहां पर एक जरूर लिख करके रख दीजिए आप लोग, पुर्तगाली एवं डच संघर्ष आरंभ हुआ। क्या लिखेंगे भाई? पुर्तगाली एवं डच संघर्ष आरंभ हुआ। पुर्तगाली एवं डचों का संघर्ष आरंभ हुआ। लिख पा रहे हो क्या? लेकिन जो डच हैं वो बार बार जीत रहे थे। इस संघर्ष में ज्यादा कौन आगे हो रहा था भाई? बहुत बार, एक आध बार ये लोग भी जीत गए हैं, लेकिन पुर्तगाली लगभग हर बार हार रहे हैं, डच जो है जीत रहे हैं। डचों के विजय का कारण क्या था यह भी समझना जरूरी है। पहली बात तो यह कि इनकी नौसेना शक्ति ज्यादा ताकतवर है, नौसैनिक इनके ज्यादा ताकतवर हैं। दूसरी बात, अब ये लोग नया तकनीक सीख करके आ रहे हैं। तीसरी बात, ये पुर्तगालियों के कमजोरियों को पहले ही अध्ययन करके आए हैं। इनको पता है कहीं ना कहीं पुर्तगालियों में जो भ्रष्टाचार इत्यादि जो कमजोरी थी, उन चीजों को हटा करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं? पुर्तगालियों को यहां से रिप्लेस कर सकते हैं। पुर्तगालियों की कुछ गलतियां, जैसे उन्होंने भारत के धार्मिक सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, इत्यादि सभी गलतियों से बचेंगे कौन? डच। और वो कोशिश करेंगे किसी प्रकार भारत के लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का। तो पुर्तगालियों की गलतियों को हमने पढ़ा है ना,
उन सभी गलतियों से सीखते हुए आ रहे हैं कौन? डच। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नए तकनीक के साथ वो आए हैं, फ्लूट शिप लेकर के आए हैं, ठीक है, नए तरीके के जहाज वगैरह लेकर के आए हैं, हल्के जहाज लेकर के आए थे। डच जो है ना, इनके जहाज हल्के हुआ करते थे, तेज गति से भागने में सक्षम थे, और उन जहाजों के साथ में लड़ रहे थे पुर्तगालियों से। तो जाहिर सी बात है कौन जीतेगा? डच। और इस घमासान के बीच एक दो जगह बिल्कुल नोट करके रखिएगा, लिखिएगा 1605 में अम्बियाना का क्षेत्र जो है, अब मैं यहां पर जो है पूरा आगे उधर नहीं बना पा रहा हूं, तो मैं यहां पर डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूं, सुमात्रा क्षेत्र। मैप थोड़ा सा इधर मुझे खिसका के बनाना चाहिए था। सुमात्रा जावा के ऊपर वाला जो क्षेत्र, सुमात्रा जावा इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग? हाँ गे ना? नीचे इमेजिन करो अंडमान निकोबार, भारत अंडमान निकोबार के बाद में यहां ग्रेट ग्रैंड चैनल है, ग्रेट ग्रैंड चैनल के बाद में सुमात्रा पड़ेगा, उसके आगे जावा पड़ेगा, उसी क्षेत्र में अम्बियाना क्षेत्र है। 1605 में अम्बियाना में कब्जा। कब? 1605 में हो गया क्या? अम्बियाना पर कब्जा, अम्बियाना पर कब्जा, ठीक है, पहला कब्जा, बिल्कुल याद रखिएगा। और उससे भी बड़ी बात, सबसे ज्यादा झटका पुर्तगालियों को तब लगा जब यहां पर ध्यान रखेंगे 1641 में मलक्का पर कब्जा हो गया। किसका? डचों का। यह मलक्का बहुत महत्वपूर्ण है क्या? बताओ तो। मलक्का का नाम हमने लास्ट क्लास में भी देखा था क्या? क्या देखे था हम लोग? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1610 गोवा, 1611 मलक्का और 1615 होर्मुज। अच्छा 1510 गोवा, 1511 मलक्का और 1515 होर्मुज। ये तीन जगह पर कब्जा करके पुर्तगालियों का वो जो कार्ज आर्मेड काफिला वाला सिस्टम चल रहा था, उसको मजबूती प्रदान की थी किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। हाँ कि ना? तो उसी मलक्का पर 1641 में कब्जा कर लिया किसने भाई? डचों ने। तो जाहिर सी बात है पुर्तगालियों की एक रीढ़ की हड्डी तो टूटी। ठीक है बात? पुर्तगालियों की रीढ़ जो है अब टूटनी चालू हो गई है। पुर्तगालियों के पतन के कारणों में हमने ये भी देखा था कि डचों के क्या शक्तियों के सामने वो जो है टिक नहीं सके। अब आपको दिख रहा है कैसे कैसे हरकतें हो रही हैं यहां पर। तो भारत से बाहर तो इस प्रकार की चीजें यहां पर चल रही थी। ठीक है, एक और लिखो, सिलोन अर्थात श्रीलंका पर कब्जा 1658। सिलोन 1658 58 श्रीलंका, उस समय सिलोन लिखते थे, श्रीलंका पर कब्जा। ये लो भाई 1658 में डचों ने सिलोन पर कब्जा कर लिया, पुर्तगालियों को खदेड़ दिया वहां से। तो भाई अब धीरे धीरे आप देखो ये पूरा क्या होता जा रहा है, डचों की झील बनते जा रही है। यहां सुमात्रा जावा का क्षेत्र उनका होता जा रहा है, इधर मलक्का हो गया, इधर श्रीलंका हो गया, बढ़िया होता जा रहा है इधर। अच्छा यही नहीं, इसके पहले भी छोटी छोटी कंपनी, छोटी छोटी जगह ही सही, लेकिन मसूलीपट्टनम भारत में अगर पूछा जाए तो आप बताओगे मसूलीपट्टनम में 1605 में आ चुके थे कौन? डच। 1605 में मसूलीपट्टनम में बहुत बड़ी सेना वेना नहीं, छोटा सा व्यापारिक कोठी बना चुके थे कौन? डच। कब की बात है ये? 1605। कब की बात है? 1605। इसके अलावा मसूलीपट्टनम के अलावा देखो क्या क्या याद रखना है आपको। एक याद रखना है भाई सूरत, क्या याद रखोगे? और एक याद रखना है कोचीन। याद रख पाओगे क्या? सूरत, कोचीन। देखो किताब में पूरा ईयर वाइज सारा का सारा दिया हुआ है, ऐसा एकदम ईयर वाइज उसको पूछता नहीं कभी, लेकिन आप अपने संतुष्टि के लिए किताब में क्या करना, एक बढ़िया सा मैप ओपन करो, कॉपी में एक मैप ड्रॉ करो, इंडियन ज्योग्राफी मैप बनाना आप सब सीखते हो, और उसके बाद फिर उसमें हाईलाइट कर देना कि ये भैया काठियावाड़ तट, ये है कोंकण तट, इधर में कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, उत्कल, पूरा तट का नाम लिख लेना और किस तट में कहां कहां। तो हम देख रहे हैं क्या यहां पर मालाबार तट में कोचीन, इधर काठियावाड़ तट में सूरत, इधर वाले में सूरत और कोचीन ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा डचों ने जो है अगर यहां पर देखो तो मसूलीपट्टनम, उसके बाद पुलिकट, नाम सुने थे पुलिकट का? झील भी है ना, श्रीहरिकोटा भी याद आ रहा है ना साथ में? अरे बहुत बढ़िया, याद आ रहा है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा यहां पर भाई पुदुचेरी, पुदुचेरी, और आपको पता ही चल गया कि अगर पुदुचेरी लिखा तो क्या लिखना चाहिए मुझे एक और? कराईकल। क्या भाई? कराईकल। यहां पर
ईयर वाइज जो है, ईयर वाइज तो इतना रट के मैं भी नहीं बैठा हूं यार, देखो ठीक है बात। तो आप कुछ जगहों को हाईलाइट करके रखो कि 1605 मसूलीपट्टनम था, उसके बाद धीरे 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 फैलता जा रहा है। बाहर में मलक्का है, श्रीलंका, यहां पर मसूलीपट्टनम, पुलिकट, पुदुचेरी, कराईकल, कोचीन, सूरत, और आगे बढ़ेंगे यहां पर बंगाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह याद रखना, चिंसुरा। क्या याद रखना है जी? चिंसुरा को याद रखना है यार। किसको याद रखना है? चिंसुरा, वो याद रखना बहुत जरूरी है। क्या याद रखना है? चिंसुरा का जगह। चिंसुरा पर डचों का अधिकार था। किसका अधिकार था? डचों का अधिकार था। लिख लो जल्दी जल्दी, ऐसा पूरा ऐसा मैप को बनाओ जल्दी से। कोई एक आध जगह अगर ना दिखे तो बताना मुझे जल्दी। चलो, चिंसुरा का नाम लिखे क्या? देखो हर जगह आप बार बार कुछ नाम को कॉमन पाओगे, मसूलीपट्टनम को, सूरत को, इनको बार, मद्रास को, इनको बार बार हम लोग जो है ना पढ़ते रहेंगे कि भाई इसी क्षेत्र में लोग क्या है, पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, इन्हीं क्षेत्र में बनाएंगे। लेकिन बंगाल के कुछ जगह आपको बिल्कुल याद रखना है, एकदम दिमाग में फ्रेम करके रखना है। क्या क्या फ्रेम करके रखना है? एक बार मैं यूं ही लिस्ट बना देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। पुर्तगालियों का नाम अगर आता है, पुर्तगाली, तो बंगाल के कौन कौन से क्षेत्र में ये लोग थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पुर्तगाली थे हुगली में। कहां थे भाई? हुगली। डच जो है, डचों का केंद्र था चिंसुरा। क्या था भाई? चिंसुरा। यदि हम बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने जो है इनको प्राप्त हुआ था यहां पर एक सूतानाती, सूतानाती प्लस कालिकाता प्लस गोविंदपुर, गोविंदपुर, जिसको बाद में ये लोग जो है कोलिकाता के रूप में, कोलकाता के रूप में डेवलप करते हैं। और यहीं पर अभी अंग्रेजों का भी इतिहास हम पढ़ेंगे तो सूतानाती में ये लोग क्या बनाएंगे, कुछ फोर्ट वगैरह कुछ कुछ बनाएंगे। इसके बाद आते हैं डेनिस। तो डेनिस के लिए जगह था यहां पर, याद रखेंगे, श्रीरामपुर, श्रीरामपुर, जिसको कि किताबों में सेरामपुर के नाम से भी लिखा रहता है। सेरामपुर, देखो नाम जो है चेंज नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में ऐसा हो जाता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में ऐसी गड़बड़ियां होते रहती हैं। जैसे यहां को क्या बोलते हैं, दुर्ग, प्योर ठेठ छत्तीसगढ़िया आदमी उसको दुर्ग कहेगा। क्या बोलता है उसको? दुर्ग बोलेगा। वो दुर्ग कभी नहीं निकलने वाला हमारी जुबान से। अब हम तो चूंकि हमेशा से हिंदी बोलते रहे तो ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ी आदमी क्या बोलेगा उसको? दुर्ग, ठीक है। ये दो, ये हो गया क्या, श्रीरामपुर का क्या हो गया इधर, सेरामपुर। और कौन बचा? फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों का जगह याद रखना बंगाल में, चंद्रनगर। क्या याद रखोगे भाई? चंद्रनगर। और इधर ही में एक दूसरे को ये लोग अभी लपेटेंगे, इसलिए भी याद रखना। जैसे ये जो है ना डच का चिंसुरा, चिंसुरा के पास में ही जगह है, नाम है बेदरा। अब ये बेदरा नाम का जगह आपको पता ही है क्या होने वाला है। बेदरा नाम के जगह में आज के आज वो हम लोग पढ़ लेने वाले हैं। पता चल गया ना आपको क्या होने वाला है वहां पर? तो ये जगह आपको पता होना चाहिए भाई। बंगाल के सभी जगह याद कर लोगे क्या? पुर्तगालियों के लिए बोलो जल्दी से। पुर्तगालियों के लिए, डचों के लिए, अंग्रेजों के लिए, डेनिस के लिए, फ्रांसीसी के लिए। देखो यार हम लोग जो है ना अभी एक टाइम पर होने वाले विभिन्न घटनाओं को साथ में पढ़ रहे हैं। तो भले ही एक टॉपिक उठा लिया हमने डच, लेकिन बीच बीच में ऐसा मैं कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर देता रहूंगा, उसको नोट करके कहीं कहीं पर लिखते रहना, ठीक है। चाहे वो आप लोग हो चाहे वो ऑनलाइन वाले हो, क्लियरली इसको अलग से कहीं पर नोट बना करके लिखते रहो, तब जाकर के बाद में कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। चलो भाई, तो फिर से एक बार रिवाइज करके देखते हैं हम लोग कि जो डच आए वो डच जो है 1605 में ही उधर में कहां पहुंच गए थे भाई? अम्बियाना पहुंच गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने 1641 में हमने देखा मलक्का, और 1658 में हमने देखा श्रीलंका या सिलोन पर कब्जा। उसके अलावा भारतीय क्षेत्रों में मसूलीपट्टनम, पुलिकट, पुदुचेरी, कराईकल, इधर में कोचीन, सूरत, और बंगाल में चिंसुरा, ऐसे सभी क्षेत्रों पर धीरे धीरे ये लोग जो है अपना व्यापारिक एकाधिकार जमाते जा रहे हैं, कब्जा करते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो पाया? उसके पीछे का कारण ये भी है कि ये जो डच थे ना, ये डच जो है ये लोगों ने जो बनाया था यहां पर, क्या बनाया भाई? वेरेनिक ओस्ट इंडीसे। इसको जो है केवल व्यापार करने के लिए नहीं भेजा गया था,
यहां की गवर्नमेंट पहले से जानती थी कि भाई इनको युद्ध लड़ना पड़ेगा, इनको संधि करना पड़ेगा, इनको विभिन्न प्रकार के, भाई कई प्रकार के संधि करना पड़ेगा। हो सकता है कि पुर्तगालियों से ही संधि करना पड़ जाए, हो सकता है कि किसी ना किसी उस क्षेत्र के किसी राजा से संधि करके पुर्तगालियों को पराजित करना पड़ जाए, किसी प्रकार का युद्ध करना पड़ जाए। तो ऑलरेडी इनको वो सारे अधिकार प्राप्त थे, इनके घोषणा पत्र में, इनके चार्टर में वो पहले ही लिखा हुआ था। इनको जो है जो चार्टर प्राप्त हुआ था इस कंपनी को कि जाओ आप व्यापार करके आओ ईस्ट इंडीज एरिया में, इनको पहले से अधिकार था कि जाके यहां लड़ेंगे। जबकि पुर्तगालियों के साथ क्या था, पुर्तगाली बेचारे पहले ही एक तो भ्रष्टाचार के जाल में फंसे हुए हैं, ऊपर से अब वो स्पेन भी उसको क्या कर रहा है, निपटा रहा है उधर से, है ना। तो इन सब कारणों से धीरे धीरे हम देखते हैं क्या, डच जो है पुर्तगालियों के ऊपर हावी हो गए और फाइनली वो जो है पुर्तगालियों से हावी होकर के अब शासन करना, व्यापार करना चालू कर दिया। स्थिति पहुंच गई क्या हमारी कि भाई डच जो है वो हावी हो चुके हैं कि इनके ऊपर, पुर्तगालियों के ऊपर। लेकिन पैरेलल में एक और कंपनी चल रही है, क्या नाम है उसका, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज। अर्थात अब उसको शॉर्टकट में मैं यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी लिख करके बस छोड़ देता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर मैं अभी ईस्ट इंडिया कंपनी लिख रहा हूं मतलब मैं वही ब्रिटेन वाली कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। यह बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो अगर ये लोग इतने ही महान थे और पुर्तगालियों से इतने जीत रहे थे, अगर डच जो है इतना बढ़िया यहां पर व्यापार कर रहे थे, तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कहां पर ये अंग्रेजों से लैग कर गए। इनके बारे में यही सारी बातें हैं जो आपको जानना है। एक तो नाम के रूप में आपको किसका नाम जानना है भाई, कार्नेलियस डे हस्तमान का, जो 1596 में आया। उसके बाद 1605 में भाई इनकी जो है कंपनी बनी, वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने थे, बढ़िया जो है 17 लोगों का टीम बना था। अच्छा ये कंपनी पहली कंपनी थी देखा जाए तो जो क्या किया था भाई, एक प्रकार से शेयर बांटा था कि भाई आप लोग भी शेयर लगाओ, हम जा रहे हैं ईस्ट इंडीज ट्रेड करने के लिए। तो शेयर वेयर लेकर के ये लोग आए थे और आकर के बढ़िया यहां पर युद्ध करके जीत भी रहे थे। तो हमने बढ़िया इनका तारीफ देख लिया पुर्तगालियों के सामने। लेकिन एक तीसरी शक्ति भी है, कौन, अंग्रेज। अब देखो इधर में अंग्रेज हैं, ये पुर्तगाली है और क्या, डच। अब बताओ इन तीनों में से कौन जीतेगा। डचों ने पुर्तगालियों को तो पराजित किया, ये बात ठीक है, लेकिन डच कहां हारे अंग्रेजों से, किन क्षेत्र में। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए छोटा सा, क्या, डचों का विस्तार। समझ में आया। तो एक और लिखो चलो अब, डचों का पतन। सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो आखिर डच कहां पर लैग कर गए। क्या लगता है आपको, कहां पर पीछे रह गए बेचारे। भारत पे ज्यादा फोकस नहीं किए, गुड। और कोई, व्यापारिक गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दिए। डचों का पतन क्यों हुआ, डच क्यों पीछे रह गए, उसके लिए हमको पहले तो यह जान लेना है कि किन चीजों के व्यापार पर ध्यान दिए, या ये हमारे क्षेत्र में आकर किन किन चीजों पर ध्यान दिए। व्यापारी छोड़ो, इनका व्यापार का मुख्य जो केंद्र था वो बना रहा क्या, हमारा मसाला। क्या बना रहा भाई, मसाला। मूल रूप से इनका पूरा कंसंट्रेशन कहां था भाई, मसालों पर। इस क्षेत्र को मसाला द्वीप के नाम से जानते थे। पहले पूरे मसाले पर कब्जा पुर्तगालियों का था और वही मसालों को डच जो है यहां डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो उनका पूरा कंसंट्रेशन किसमें फैल गया था भाई, मसालों पर। अच्छा, आरंभिक चरणों में अंग्रेज और डच मिल करके पुर्तगालियों को भी हराए हैं। डच और अंग्रेज दोनों दोस्त बन करके क्या किए हैं भाई, पुर्तगालियों को पीटे हैं खूब। कौन कौन, अंग्रेज और डच। दोनों एकीकृत भी थे, बहुत सारी संधियां हुई हैं दोनों के बीच। लेकिन धीरे धीरे जब आपस में एक दूसरे का ही व्यापारिक लाभ जब क्या होने लगेगा भाई, टकराने लगेगा, तो जब वहां पर व्यापारिक जो इनका लाभ जब टकराएगा, उस समय फिर संघर्ष का आरंभ हुआ। आरंभ में अंग्रेज और डच क्या थे भाई, मित्रवत संबंध बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। समझ में आ रही है बातें आपको। अब ये जो डच हैं, डच जो है ये इन्होंने मसालों पर ध्यान दिया। कहां पर ध्यान दिया, मसालों पर। एक चीज जो इन्होंने गलती कर दी, पहला सिर्फ मसालों पर ध्यान देना, सिर्फ मसाला। दूसरा सिर्फ व्यापार, यह भी एक इनकी गलती हो गई।
क्योंकि जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने सिर्फ व्यापार पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने वास्तव में भारतीय जो राजनीति है, अपने कूटनीति का, राजनीति का, इन सब का प्रयोग किया था। इन सब का प्रयोग करते करते वो भारत में अंदर तक घुस रहे थे। जैसे सबसे पहले जब आया था कौन, हमारा कैप्टन हॉकिंस, अंग्रेजी सरकार की तरफ से, कंपनी की तरफ से सबसे पहले कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस। सबसे पहले गया था वो जहांगीर के दरबार में। कहां गया था? और वो फारसी, अरबी फारसी भाषा भी जानता था। लैंग्वेज का प्रभाव बड़ा पड़ता है। हम नेता मिलना देखे ना, जे कर अधिक किस छत्तीसगढ़िया आदमी हाँ है, तुरंत हमारे काका का है छत्तीसगढ़ी में चालू बात करेगी, नहीं गोठिया के चालू। अब छत्तीसगढ़ी में गोठियात देखी कहूं आदमी, अभी जितना पटवारी मन के इंक्वायरी चली या जब भी, जितना भी जगह जा करके, चाहे हमारे काका रहे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जहां पहुंचेंगे वहां उनके लिए कुछ नहीं तो कम से कम नमस्कार तो बोलते हैं ना, नमस्कार बोलेंगे, ट्रांसलेटर का जरूरत ना पड़े, इसकी पूरी कोशिश रहती है। क्योंकि लैंग्वेज से इंसान आपसे खुद को जोड़ता है, खुद को जोड़ता है। अगर विदेशों में बैठे भारतीयों को भारत में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करना है और वहां जाकर के बढ़िया एक पीपीटी बना के इंग्लिश में आप क्या है प्रेजेंटेशन देकर के चले आओगे, तो आप फिर उनके माइंड टू माइंड रीड करने की कोशिश कर रहे हो, उनके दिल और भावनाओं के साथ खेल नहीं पाओगे। वहां जाकर के भारत माता की जय बोलना जरूरी है, उनके बाप दादाओं का याद दिलाना बहुत जरूरी है। तब तो उन लोगों को समझ में आएगा कि हाँ हमारा जड़ क्या है, भारत। और फिर उसके बाद में उनको नागरिकता वगैरह दो चार ठो ज्ञान दो, फिर आएगा पैसा। यहां हुआ भी वैसा ही, हुआ कि नहीं हुआ वैसा ही कुछ। तो लैंग्वेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने क्या किया, फाइनली उनको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। क्या दिया था भाई? इंग्लिश खान की उपाधि, इंग्लिश खान की उपाधि, खान के टाइटल से नवाजा था। ऐसी हरकतें ये डच नहीं कर पाए। ये जो है क्या किया भाई, व्यापार पर, हाँ राजाओं के साथ पुर्तगाली ने जैसा रिश्ता बिगाड़ा था वैसा रिश्ता इन्होंने नहीं बिगाड़ा, लेकिन रिश्ता ना बिगाड़ने के बजाय ये जो है रिश्ते अच्छे अच्छे बना भी नहीं सके। एक तो यहां पर ये मार खा गए। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है भाई, हमारी नौसेना शक्ति, नौसेना। देखो अंग्रेज जो है वो डचों के बाद आए हैं, 2-4 साल बाद ही सही, लेकिन आए तो बाद में है। और अंग्रेज जो है वो डचों से ज्यादा डेवलप होते जा रहे थे, इसलिए नौसेना भी किसकी ज्यादा ताकतवर थी भाई, अंग्रेजों की। अच्छा एक तो डच बेचारे, अंग्रेज कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, डच पहले गुलाम था, वो खुद भी उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। तो डच अभी अभी पैसा बना रहा है धीरे धीरे, और उसके बाद फिर इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा बना रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, अपना सैनिक खड़ा कर रहा है और जाके व्यापार कर रहा है। जबकि अंग्रेजों का विजन पहले से क्लियर है, वो हमेशा से क्या है, उपनिवेशवाद बढ़ाएं, वो खुद साम्राज्यवादी विचारधारा के रहे हैं। तो उनकी शक्ति डेफिनेटली डचों से ज्यादा रही है। डचों से शक्तिशाली कौन थे हमेशा, अंग्रेज। और ऊपर से वो उनको कूटनीति भी आता है, वो राजनीति के साथ खेल रहे हैं, वो यहाँ के सीधे बादशाह से मिल रहे हैं। 1717 में एक और कांड होता है। 1717 में क्या होता है भाई, अंग्रेजी एक हैमिल्टन करके एक क्या नाम है, डॉक्टर थे, 3-4 अंग्रेजी अधिकारी मिल करके जो है ना फर्रुख सियर से मिलने जाते हैं। उस समय का दिल्ली का बादशाह था, 1717 की बात बता रहा हूं मैं। हैमिल्टन एक डॉक्टर था, उसमें फर्रुख सियर बहुत लंबे समय से एक बीमारी से ग्रसित था। हैमिल्टन ने उसको ठीक कर दिया और उसके बदले फर्रुख सियर ने बहुत कुछ दे दिया अंग्रेजों को, पूरा व्यापारिक एक अधिकार। क्या क्या दिया वो अंग्रेज वाले कॉलम में भी हम लोग पढ़ेंगे। मैं केवल आपको बनते बिगड़ते रिश्ते बता रहा हूं कि अंग्रेजों ने क्या किया है भाई, फर्रुख सियर से अच्छे संबंध बना लिए। जहांगीर वाली बात में बताया, औरंगजेब के साथ भी ये लोग थोड़े ठीक ठाक संबंध बनाए थे। कौन लोग, अंग्रेज लोग ठीक ठाक बनाए थे, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक ठाक ही था। ठीक है बात। तो ये लोग जो हैं धीरे धीरे, वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे शाहजहां पढ़ाते वक्त मैं एक बार जरूर आपको बताऊंगा कि शाहजहां बंगाल आकर के एक बार पुर्तगालियों को खूब कूटा रहता है, पुर्तगालियों को मार पीट के जाया रहता है, यहां से इतना आतंक मचाए थे कौन, पुर्तगाली लोग। ऐसी हरकतें अंग्रेज स्टार्टिंग में कर नहीं रहे हैं। तो जो गलतियां पुर्तगालियों ने और डचों ने की थी, उन सब गलतियों से सीख करके आ रहे हैं कौन, अंग्रेज। और इसलिए अंग्रेज जो है भारी पड़ते हैं किन पर, डचों पर।
और धीरे धीरे जो अंग्रेज और डच मित्र बन के पुर्तगालियों को तहस नहस किए, वही अंग्रेज और डच साथ में चलते चलते एक टाइम ऐसा आया कि इनका व्यापारिक एकाधिकार भी अब क्या हो गया, व्यापारिक इनका जो है लाभ टकराने लगा, संघर्ष उत्पन्न हुआ। और ये संघर्ष में आखिरी कील समझो ठोक दिया गया कब, बेदरा के युद्ध में। कब की बात है भाई, बेदरा का युद्ध। डचों का पतन अगर देखोगे तो उसमें सीधा सीधा एक ईयर आप लिख सकते हो 1759, बेदरा का युद्ध। क्या लिखोगे भाई, बेदरा का युद्ध। कहां है बेदरा, समझ में आ गया, बंगाल चिंसुरा के पास। चिंसुरा डचों का क्या है भाई, सबसे बड़ा केंद्र है, और उसी के पास बेदरा में जो है अंग्रेजों ने क्या किया, इन लोग को निपटा दिया। और वहीं पर जो है बेदरा के युद्ध 1759 में पतन, ये जो है खत्म हो गया क्या, हमारा डचों का पूरा व्यापारिक क्षेत्र। हाँ, 59 से लेकर के थोड़ा बहुत ये लोग जो है 1796 तक जो है 95-96 तक ये लोग भारत में रहते हुए व्यापार करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा किसी किसी क्षेत्र से। ठीक है बात। अब अंग्रेजों से दबकर पूरा कंट्रोल किसका हो गया था, अंग्रेजों का। अब डच उनको आंख उठा करके नहीं देख पा रहे थे, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े जगहों में थोड़ा बहुत व्यापार जो है चल रहा है। और अंततः व्यापार का भी अंत, बेदरा के युद्ध में तो लगभग पूरा पतन हो गया, और 59 से 96 तक पूरा अंग्रेजों के कंट्रोल में रह के लोग व्यापार किए। फाइनली 1796 में डच जो है भारत से चले गए, भारत से वापस। ठीक है बात। कब की बात है ये, 1796, भारत से वापस। तो क्या डच हमको समझ में आ गए, हाँ कि ना? डचों की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? पूरा इसको देख करके एक बार जल्दी जल्दी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लो जल्दी से, फटाफट एकदम। देख लिए पूरा, याद कर पाए कुछ कुछ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, तो इनको अब देख लिए हम लोग, तो टॉपिक डालिएगा क्या, अंग्रेज। अंग्रेजों को देखते हैं। देखो वैसे पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री क्या है, अंग्रेजों पर है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेजों को पढ़ना है। लेकिन आज जो हम लोग अंग्रेजों को पढ़ने वाले हैं, वहां पर केवल किस तरीके से वो लोग आए, कौन कौन कब कब आया, इसके बारे में देखना है। अंग्रेजी इतिहास पूरा पूरा नहीं पढ़ लेने वाले हैं हम लोग, ठीक है? तो इसलिए कभी कभी ऐसा होगा कि मैं कुछ नाम ऐसे लूंगा जिनके बारे में पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, कुछ घटना के बारे में बस बताऊंगा। हम लोग बार बार पढ़ के उन चीजों को जो है रिलेट करेंगे। जैसे आज मैं औरंगजेब का नाम ले दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि जितना मैं बताऊंगा औरंगजेब के बारे में उतना ही है, या फर्रुखसियर के बारे में, या जहांगीर के बारे में। आपको समझना ये है कि ये लोग एक टाइम ड्यूरेशन में रहे हैं। आज की क्लास कल जो बात महत्वपूर्ण है, या अंग्रेजी किसी गवर्नर वगैरह का नाम ले, तो जितना जरूरी है केवल उन्हीं बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बात? तो हेडिंग डालेंगे क्या हमारा, अंग्रेज। अंग्रेज सबसे पहले तो इसके, ये सबसे पहले कौन आया था वैसे, कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। श्योर हो आप लोग, एकदम श्योर हो कि कैप्टन हॉकिंस ही सबसे पहले आया था? नहीं, कौन आया था? तो जॉन मिल्टन हॉल। कौन आया था सबसे पहले? जॉन मिल्टन हॉल, 1599। इस व्यक्ति की भी अलग इतिहास है। ये जो है वास्तव में भारत सबसे पहले आया था, मतलब ऐसा ब्रिटिशर सबसे पहले आया था, परंतु यह आया था स्थल मार्ग से। कहां से आया था भाई? स्थल मार्ग से आया था। 1599 में आया है। कब आया है? 1599 में। मतलब देखो, आया तो किसके बाद है? देहस्तमान के बाद ही आया है ना। और ये यहां पर जॉन मिल्टन हॉल 1599 में स्थल मार्ग से आया है। ये भी कौतूहलवश ही आया है, इसने भी देखा है। देखो, यूरोपियों के आने का कारण हमने देखा, फिर हमने पुर्तगालियों के आने का कारण और डचों के आने का कारण समझा। तो अब मुझे लगता है कि अंग्रेज भारत क्यों आए थे, इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या?
अंग्रेज क्यों आए थे, ये बात तो आप समझ ही सकते हो भाई। इतने दिनों से हम लोग जो पढ़ रहे हैं, कौन सा 1453 वाला युद्ध की बात, 1453 के बाद से जो है इनके यहाँ पर जो है पश्चिमी देशों में डेवलपमेंट जो हुआ, जहाज रानी का निर्माण, दिशा सूचक केंद्र की बात, कुछ विशेष लोगों का क्या है मत आया, मार्को पोलो जैसे लोगों ने चीन वगैरह के बारे में जो लिखा था वो आकर्षित किया। उसके बाद अंग्रेजों के पास तो और भी कारण जुड़ गए, क्या कि मार्को पोलो ने जैसा लिखा था या जैसा वो लोग ईस्ट इंडीज के बारे में सुनते हैं, वैसा ही पुर्तगाल, डच, ये लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। पुर्तगाल का क्षेत्र जो है डेवलप कर रहे हैं, स्पेन का क्षेत्र डेवलप कर रहे हैं, मतलब कुछ तो खास बात होगी किसके कहां के बारे में, ईस्ट इंडीज के बारे में। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों का भी तो एक बार मन तो बनेगा कि हाँ भैया क्या है, थोड़ा देख करके आए दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कैसा है। और वह उसी अनुसार स्थल मार्ग में आया कौन, जॉन मिल्टन हॉल। अच्छा, जॉन मिल्टन हॉल एक और जबरदस्त इसके साथ घटना जुड़ा हुआ है, क्या कि ये वो व्यक्ति हैं, एक एज कैप्टन इन्होंने क्या किया है 1587 में या 88 में, 1587-88 में इन्होंने क्या किया, स्पेन को पराजित किया है, स्पेन को पराजित किया है। मतलब बहुत जबरदस्त व्यक्ति है अपने अंग्रेजी समुदाय के लिए, स्पेन को पराजित किया हुआ है, कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है। अच्छा, स्पेन को पराजित करना इतनी बड़ी बात क्यों हो गई, स्पेन वो है जिन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया है, और पुर्तगाली वो हैं जो पिछले 100 साल से ईस्ट इंडीज एरिया में व्यापार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानसिक बल देता है किसको, अंग्रेजों को, कि हमने स्पेन को हराया है, जिसने किसको हरा के रखा हुआ है भाई, पुर्तगालियों को। ठीक है बात, तो मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं कौन, अंग्रेज। अब ये जॉन मिल्टन हॉल यहां आया, यहां से वापस गया, तब जाकर के वापस जाने पर यहां पर जो है ये जो है हम देखेंगे कि बढ़िया यहां पर कंपनी की स्थापना होगी। कंपनी की स्थापना जिसमें अंतिम सिग्नेचर कब होगा, 31 दिसंबर 1599। ये थोड़ा सा ना विशेष टाइप का डे है, इसलिए इसको ऐसा मैं लिख रहा हूं, ठीक है। कब, सॉरी 1600, कब की बात है ये, 1600। अगला ही क्या होने वाला है, 17वीं सदी लगने वाली है, 16वीं सदी का अंतिम दिन है ये। और इस दिन जो है कंपनी जो है यहां पर तैयार हो जाती है, जिसका नाम क्या है भाई, कंपनी का नाम बोल दो जल्दी से, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज। ध्यान दो, यहां पर ईस्ट इंडीज लिखा हुआ है, ईस्ट इंडीज लिखा हुआ है, इंडिया नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई, ईस्ट इंडीज लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया नहीं लिखा हुआ है। केवल भारत की बात नहीं चल रही, पूरे ईस्ट इंडीज की बात चल रही। ईस्ट इंडीज का से तात्पर्य क्या, हमारा पूरा मसाला द्वीप। किसकी बात चल रही भाई, मसाला द्वीप की बात चल रही। बात अलग है, बात में ज्यादा ध्यान इनका इंडिया पर कंसंट्रेट हो जाता है, लेकिन ये कंपनी किसके लिए बन रही है, ईस्ट इंडीज। ठीक है, इसी कंपनी का नाम बाद में चेंज होगा, और यही कंपनी जो है 1833 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में यही कहलाएगा क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ जी, हाँ तो ठीक है ना भाई, आने दे 1708 बताऊंगा। चलो उस बेचैनी उसका खत्म कर दें, उसका बेचैनी खत्म कर देते हैं। इसका एक बार और नाम चेंज हुआ था, जानना चाह रहा है भाई अपना, बता देते हैं उसको। क्या इसका नाम क्या बन गया था इस टाइम पर भाई, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड लिखाएगा अब, इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज। ठीक है भाई, खुश सब।
देखो ये जो कंपनी बनी ना, ये जो बाद में, फिर मैं अभी इस पॉइंट पर मैं नहीं आना चाह रहा था, अभी अंग्रेजों का डेवलपमेंट बताते हुए मैं इस पॉइंट पर आता, लेकिन ठीक है चलो, अब आपने बोला है तो ये चीज मैं बता दूं कि भाई पहले जो है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से बना। मसाला द्वीप पूरा पूरा हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया, वहां पर व्यापार करने के लिए बना। बाद में दो चेंज आए, यूनाइटेड शब्द जुड़ गया गवर्नर के स्थान पर, लंदन के स्थान पर जुड़ गया क्या, इंग्लैंड, और ये कंपनी बनी। वास्तव में ये कंपनी दो कंपनी को मर्ज करके बना था। इसका पूरा मैं डिटेल आपको कहानी आगे बताने वाला था, लेकिन अभी सुन लो। अब वास्तव में जो है एक इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी, इस टाइप का नाम के साथ में एक कंपनी जो है आई थी, और वो कंपनी जो है 1702 में औरंगजेब से मिलते हैं वो लोग। किससे मिलते हैं? औरंगजेब से। औरंगजेब के पास आकर के मिलते हैं 1702 में, बोलते भैया भैया वो हमारे यहां का जो है ना, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ, ये जो कंपनी है इसका शासन करने के लिए, देखो मैंने यहां पर लिखा है एक शब्द चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आता था हर बार, चार्टर एक्ट आता था, उस चार्टर के हिसाब से शासन करना रहता था किनको? इस कंपनी को चार्टर के हिसाब से शासन करना है। चार्टर कौन बना रहा है? ब्रिटेन का संसद। ठीक है बात। ब्रिटेन के संसद ने बाद में अलाउ कर दिया था कि न केवल ये वाली कंपनी बल्कि ब्रिटेन की कोई भी कंपनी जाकर के क्या कर सकती भाई? व्यापार कर सकती है। तब 1702 में एक और कंपनी आई और उन्होंने अंग्रेजों को क्या कहा, उन्होंने औरंगजेब को क्या कहा कि भाई हम भी आपके क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं। औरंगजेब ने उस कंपनी को व्यापार करने से मना कर दिया था, अनुमति उसको नहीं दी थी, और इसीलिए 1708 में वो कंपनी जो आई थी जिसको मना कर दिया गया था वो, और ये हमारा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, ये जो है ये दोनों कंपनी मर्ज होते हैं और मर्ज होकर के कहलाते हैं यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। समझ में आई बात? तो उसकी कहानी ये थी कि औरंगजेब के ने मना किया था, इसलिए मर्ज होकर के नाम कहलाया। लेकिन ठीक है, ये जो भी जैसा भी नाम था, लास्ट में फाइनली हम देखेंगे कि चार्टर एक्ट जो आएंगे, जो 20-20 साल में आते थे, उसमें से 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट से इसका नाम क्या पड़ गया भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम पड़ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ध्यान रखेंगे, ईयर को याद रखना 1833। लेकिन 1833 की घटनाओं से पहले भी जब कभी भी आपको पढ़ाते हुए मैं ईस्ट इंडिया कंपनी शब्द का प्रयोग कर दूं तो समझ जाना कि मैं किस पर बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्योंकि अगर मैं यही नाम 4 बार बोलता रहा तो मैं वास्तव में जो बताता रहूंगा भूल जाऊंगा, फ्लो ही खत्म। अपने आप पे वाक्य, इसके आगे क्या जोड़ूं मैं? तो इसलिए शॉर्टकट में मैं ईस्ट इंडिया कंपनी लिख दिया करूंगा या ब्रिटेन की कंपनी बोलता रहूंगा। जब भी मैं ब्रिटेन की कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी शब्द का प्रयोग करूं, समझ जाना ये इसके पर्यायवाची के तौर पर मैं प्रयोग कर रहा हूं। क्लियर है बात? एकदम क्लियरली इस बात को समझ लो। फिर फट से खड़े होकर के मत बोल देना सर अभी तो 1833 नहीं आया, फिर ये वाला नाम क्यों बोल रहे हो? अपनी सहूलियत के लिए और तुमको भी थोड़ा कर्णप्रिय लगे इसके लिए। क्लियर है बात? हाँ कि ना? चलो भाई, तो 1833 में इसका नाम ऐसा पड़ेगा, नोट कर लिए क्या? ठीक, 31 दिसंबर को ये जो है बन गया, और ये जब बना तो बकायदा इसका क्या था? एक निदेशक मंडल था। क्या था भाई इसका? निदेशक मंडल था इसका। यहां पर निदेशक मंडल है, यहां पर सीओडी जो बनते हैं लोग, टोटल 26 लोग थे। ये 26 लोग भी जो थे 24 मेंबर थे, और एक इसका डायरेक्टर था, और एक क्या था इसमें? असिस्टेंट डायरेक्टर था। ठीक है बात? एक डायरेक्टर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ में जो है ये कंपनी जो है बनती है, तैयार होती है। देखो पूरे सिस्टमेटिक ढंग से बन रहे हैं लोग। जो गलती पुर्तगाली और डच कर रहे हैं वो वाली गलती ये लोग नहीं करने वाले। कंप्लीट एक कंपनी जो बन रही है, एक डायरेक्टर है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, साथ में पूरे 24 लोग हैं, पूरा इनका कंट्रोलिंग डायरेक्टर ये लोग बन रहे हैं, निदेशक मंडल बन रहे हैं, और उसके बाद में ये कंपनी जो है आ रही है कहाँ? ईस्ट इंडीज क्षेत्र में व्यापार करने। ये लोग आ रहे हैं कहाँ? अब व्यापार करने। और ये भी आते साथ इंडिया में नहीं घुस जाएंगे, ये लोग पहले जाएंगे, ये लोग भी कहाँ? मसाला द्वीप। कहाँ जाएंगे ये लोग भी भाई? मसाला द्वीप जाएंगे। और मसाला द्वीप उधर तो पहुंचेंगे, इंडिया में कब कब कहां पहुंचे इसको हम लोग को देखना है। अगर कभी आपको पूछा जाए
कि वो कौन सा अंग्रेज था जो भारत सबसे पहले आया था, तो आप बताओगे क्या नाम? जॉन मिल्टन हॉल। क्या बताओगे? जॉन मिल्टन हॉल। लेकिन कभी आपको पूछे कि कंपनी की ओर से आधिकारिक रूप में कौन सबसे पहले आया था, अब कंपनी का इतिहास चालू हो रहा है। किसका इतिहास चालू हो रहा है भाई? याद रखना, अब से लेकर के अर्थात 1601 से लेकर के अब हम लोग पढ़ेंगे पूरा 1758 तक, यहां तक जो है हम लोग कंपनी का इतिहास पढ़ेंगे। और इस कंपनी को चलाने के लिए हम बार बार एक शब्द का प्रयोग करेंगे कि ब्रिटेन के संसद ने चार्टर भेजा। क्या बोलेंगे भाई? चार्टर। चार्टर के अनुसार, जो चार्टर एक्ट आएगा उसके अनुसार ये लोग शासन करेंगे। आरंभ में चार्टर में बताया गया था कि भाई आप चले जाओ, 15 साल के लिए क्या करो, व्यापारिक एकाधिकार आपको प्राप्त है। कितने साल के लिए दिया गया था भाई? 15 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार इसको दिया गया था। व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार मतलब, अब ध्यान रखना यहां व्यापारिक एकाधिकार भाई ब्रिटेन अपने देश के अनुसार दे रहा है। यह मत सोचना कि पुर्तगाल, डच वगैरह सबको हटा देंगे लोग आते साथ, नहीं नहीं हमको अधिकार मिला है। अरे लंदन से कोई और, ब्रिटेन से कोई और कंपनी नहीं जाएगी, आप लोग की ही मदद करेंगे सारे के सारे। ब्रिटेन से कोई और कंपनी नहीं जाएगी, वो वाला एकाधिकार। ये नहीं कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी इनसे एकाधिकार। क्लियर है बात? तो इनको व्यापारिक एकाधिकार मिला। बाद में इस चीज को जो है चेंज कर दिया जाता है। कब की बात है? 1609। 1609 में बोलते हैं नहीं जाओ तुम अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार, अनंत काल के लिए जाओ भाई, जा करके व्यापार करते रहो। लेकिन फिर उस एकाधिकार वाला जो एक्ट है उसमें चेंज आता है। बाद में आप पढ़ते हो 1813 में, 1803 में चीनी चाय वगैरह वाली बात आती है, वो सब देखेंगे आगे हम लोग। तो कुल मिलाकर के लंदन का जो संसद है वो बीच बीच में चार्टर लाता रहेगा। उस चार्टर के अनुसार ही यहां पर हम लोग देखेंगे, ये 1758 लिख दिया क्या? मैं, मुझे लिखना है इसको सीधे 1858। क्या लिखना है सीधा? 1858 के काल तक जो है लगातार जो है अब ये लोग इस चार्टर के अनुसार शासन करने वाले हैं। 1858 में क्या हो जाएगा फिर? बहुत महत्वपूर्ण 1857 की क्या होने वाली भाई? क्रांति। और क्रांति के बाद हम देखेंगे कि 1858 से लेकर के 1947 तक जो है सीधा सीधा लंदन का संसद, मतलब कि क्या है, क्राउन ही जो है यहां भारत में शासन करेगा। कौन शासन करेगा? क्राउन। कौन शासन करेगा? क्राउन। इंडिया में 1858 से 1947 तक क्राउन शासन करेगा। लेकिन 1601 से 1858 तक धीरे धीरे हम देखेंगे कि कंपनी को कैसा कैसा नियम कानून मिलता है, उसके अनुसार ये लोग शासन करने वाले हैं। और कंपनी के इसी शासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या? पहले व्यापार करना, फिर भारत को उपभोक्ता बनाना, फिर यहां से क्या है, वित्तीय शुल्क इत्यादि वसूल करना। इन सभी बातों को देखेंगे। फिलहाल के लिए इस इतिहास को पढ़ने का सबसे पहला चरण हम लोग उठाते हैं। हम लिखेंगे क्या? कंपनी की तरफ से सबसे पहले कौन आया? कंपनी का आगमन कराएंगे हम। क्या करा लेते भाई? कंपनी का आगमन। उस समय भारत की स्थिति क्या थी कंपनी के आगमन के समय? पुर्तगाली डचों के बीच में आपसी संघर्ष चालू हो चुका था। भारत में बादशाहत किसकी थी? हाँ, मुगलों में किसकी? अकबर की। किसकी? और अकबर से मिलने के लिए लोग बाग आ रहे थे, लेकिन 1605 में हो गई क्या? अकबर की। ध्यान देना, अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1556 से लेकर के 1605 तक इसका शासनकाल रहा है। किसका? अकबर का। और अकबर के बाद कौन आता है भाई? कौन आ गया? जहांगीर। कौन आ गया भाई? जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम पर पहुंच जाएगा कौन? एक तो पहुंच जाएगा कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। और फिर आएगा कौन? टॉमस रो। कौन आने वाला है भाई? टॉमस रो आने वाला है। कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो, ये लोग यहां पर पहुंचेंगे। ये लोग कब कब पहुंचे? अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कब यहां पर खुली? उसके बाद कैसे मद्रास,
फिर उसके बाद में क्या, बंबई, और फिर उसके बाद कलकत्ता। इन तीनों क्षेत्रों में कैसे इनका अधिकार होता है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे कल। आज जो है यहीं पर एंड करते हैं कि कंपनी इंडिया पहुंची, और ये दो नाम सस्पेंस में भी छोड़ के रखेंगे, किसको, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो को। ठीक है बात, आज यहीं पर एंड करते हैं, चलो।